हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज आपके लिए लेकर आए हैं। द पियानिस्ट मूवी की शुरुआत 1939 में पोलैंड के एक शहर वॉर्सो से होती है, जहां पर हम एक पियानिस्ट को देखते हैं जो रेडियो पर पियानो बजा रहा था। इसका नाम वॉडेक स्पिलमैन है। स्पिलमैन बहुत जबरदस्त पियानो बजाता है, जिस वजह से वो लोगों में ऑलरेडी बहुत मशहूर है। ये उन दिनों की बात है जब जर्मनी की फौज एक एक करके अलग अलग देशों पर हमला कर रही थी। एक दिन वॉडेक अपने स्टूडियो में पियानो बजा रहा था, लेकिन तभी जर्मनी की फौज उनके स्टूडियो पर अटैक करती है। वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ब्लास्ट की वजह से वॉडेक के सर पर चोट लगती है। वो भी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाहर आते ही उसे एक लड़की मिलती है जो वॉडेक को बताती है कि मुझे आपका पियानो बजाना बहुत पसंद है। दरअसल ये लड़की वॉडेक से प्यार करती थी। इस लड़की का नाम डोरेट है। वॉडेक इस शहर में अपनी फैमिली के साथ रहता है। वो जब अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली इस शहर को छोड़कर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही है। वॉडेक की माँ वॉडेक को भी अपना सामान पैक करने के लिए कहती है, लेकिन वॉडेक उनसे कहता है कि वो अपने इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वॉडेक की वजह से उसकी फैमिली भी यहीं पर रुक जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जर्मनी की फौज इनके शहर वॉर्सो पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है और यहाँ से वॉडेक और उसकी फैमिली के स्ट्रगल की कहानी शुरू होती है। वॉर्सो पर कब्जा करने के बाद ही जर्मन फौज एक ऑर्डर पास करती है, जिसमें लिखा था कि ज्यूइश यानी यहूदी लोग अपने पास 2000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं रख सकते और ना ही वो कोई बिजनेस चला सकते हैं। अब सब कुछ भुलाकर एक दिन वॉडेक डोरेट से मिलने जाता है। वॉडेक और डोरेट एक रेस्टोरेंट में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर यहूदी और कुत्ते अलाउड नहीं है। डोरेट एक क्रिश्चियन लड़की है, इसीलिए उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो वॉडेक को पार्क में चलने के लिए कहती है, लेकिन वॉडेक उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ पार्क में भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से जर्मन फौज ने मना किया है। कुछ दिन के बाद एक और फरमान आता है, जिसमें लिखा था कि यहाँ पर रहने वाले सभी यहूदी लोगों को अपनी बाजों में सफेद कपड़ा पहनना होगा, जिस पर एक स्टार बना होगा। अगर कोई भी यहूदी उस कपड़े के बिना अपने घर से बाहर आया तो उसे मार दिया जाएगा। ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे इस कहानी में जो कुछ भी होगा वो देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। इस ऑर्डर के कुछ दिनों बाद ही एक दूसरा ऑर्डर इशू होता है, जिसमें लिखा था कि सभी यहूदी लोगों को अपने घरों को छोड़ना होगा। उन्हें सरकार एक ऐसी जगह पर शिफ्ट करेगी जहां पर यहूदी लोगों के अलावा और कोई नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे वॉडेक के घर के हालात खराब होने लगते हैं। उनके पास जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो जाते हैं और ऊपर से कोई क्रिश्चियन उनके यहूदी होने की वजह से उन्हें काम भी नहीं दे रहा था। इसलिए वॉडेक अपने घर को चलाने के लिए अपना पियानो बेच देता है। कुछ दिनों के बाद यानी 13 अक्टूबर 1940 को सभी यहूदी लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ता है। वॉडेक भी अपनी फैमिली के साथ अपने घर को छोड़कर एक कैंप में आ जाता है, जहां पर सभी ज्यूइश यानी यहूदी लोगों को रखा गया था। हालांकि यहाँ पर वॉडेक का घर बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ रहने के अलावा वॉडेक के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन लोगों को जिस जगह रखा गया था, इस जगह के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की जाती हैं, यानी इन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट किया जाता है। अब इस कैंप के अंदर धीरे धीरे लोगों के हालात बद से बदतर होने लगते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, किसी के पास काम नहीं था, खाने के वांदे हो चुके थे और ऊपर से जर्मन फौज इन पर बेइंतहा जुल्म कर रही थी। लोग यहाँ पर भूखे मर रहे थे। ऐसे हालात में वॉडेक के घर पे एक ऑफिसर आता है। ये ऑफिसर भी यहूदी है, लेकिन यहूदी होने के बावजूद भी वो जर्मन सरकार के लिए काम करता है। वो वॉडेक और उसके भाई को भी जर्मन सरकार के लिए काम करने का ऑफर देता है, लेकिन वॉडेक और उसका भाई इससे साफ मना कर देते हैं। कुछ दिन के बाद वॉडेक को एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाने का काम मिलता है। हालांकि यहाँ पर उसे बहुत कम सैलरी मिलती है, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए वो यहाँ पर जॉब करने के लिए रेडी हो जाता है। जर्मन सेना यहूदियों पर हमारी सोच से भी ज्यादा जुल्म कर रही थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक दिन कुछ जर्मन सैनिक एक घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ एक ज्यूइश परिवार डिनर कर रहा था। एक जर्मन सैनिक
उन सभी को खड़ा होने के लिए कहता है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस घर का बुजुर्ग खड़ा नहीं हो पाता। वो ऑलरेडी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। इस बात के लिए जर्मन सैनिक उसे नीचे फेंक देते हैं और उसकी पूरी फैमिली को गोलियों से भून देते हैं। धीरे धीरे जीविश लोगों के इस कैंप में हालात और भी खराब होने लगते हैं। लोग सड़कों पर मरने लगते हैं और उनकी लाशों को कोई उठाता भी नहीं है। 16 अगस्त 1942 को इन सभी यहूदी लोगों को जर्मन फौज उन घरों से भी बेघर कर देती है और उन्हें एक दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात करती है। इस जगह पर इन सभी लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर उनके लिए पानी की सुविधा भी नहीं थी। धीरे धीरे सभी को भूख लगने लगती है। एक बच्चा वहाँ पर बहुत महंगी कैंडीज बेच रहा था। वॉडेक की पूरी फैमिली पैसे जमा करके एक कैंडी खरीदती है और उस कैंडी के 6 हिस्से करके वो लोग आपस में बांट लेते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक ट्रेन आती है और सभी लोग एक एक करके उस ट्रेन में बैठने लगते हैं। लेकिन वो ऑफिसर जो वॉडेक के घर इससे पहले आया था, वो वॉडेक को उसकी फैमिली से अलग करता है और उसे बताता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, उनमें से कोई भी वापस नहीं आएगा। वॉडेक को समझ आ जाता है कि उसकी फैमिली और बाकी लोगों के साथ क्या होने वाला है। उनमें से कोई भी अब जिंदा लौटकर नहीं आएगा, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। वो उसी कैंप में आता है जहां पर वो इससे पहले अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, लेकिन वहां पर जर्मन सैनिकों ने पूरी तबाही मचा रखी थी। वहां पर कोई भी चीज पहले की तरह ठीक नहीं थी। उस जगह पर लाशों के ढेर लगे हुए थे। वॉडेक अपने घर के अंदर चला जाता है। वहां पर एक अलमारी में एक आदमी छुपा हुआ था। वो वाडेक को अंदर आने के लिए कहता है। वाडेक और वो आदमी इसी अलमारी के अंदर कई दिनों तक छुपे रहते हैं। कुछ दिन के बाद जब हालात शांत हो जाते हैं तो वाडेक और वो आदमी उस अलमारी से बाहर आकर यहूदी आदमियों के एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। वैसे तो वाडेक एक पियानिस्ट है, लेकिन अब वो मजदूरी करता है। लेकिन अभी भी इन पर जर्मन फौज का जुल्म खत्म नहीं हुआ है। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे भी चाहे मार सकते हैं। इस लेबर ग्रुप के साथ रहते रहते वॉडेक की बहुत लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है। अब इन्हें धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और अब ये जीविश लोग भी जर्मन लोगों के जुल्मों से तंग आने लगते हैं और विद्रोह करने का फैसला करते हैं। इन लोगों के ग्रुप में से एक आदमी हर हफ्ते मार्केट में सप्लाई लेने के लिए जाता था, जहाँ से वो अपने साथ हथियार भी ले आता था और वाडेक इन हथियारों को संभाल कर रख लेता था। वाडेक अब यहाँ पर रहते रहते थक चुका था, इसलिए वो यहाँ से भागने का फैसला करता है। वो इस बारे में अपने दोस्त से मदद मांगता है और एक रात वाडेक इस कैंप से भागने में कामयाब हो जाता है। वाडेक अपने एक बहुत पुराने क्रिश्चियन दोस्त के पास जाता है। वाडेक का फ्रेंड उसे देखकर खुश हो जाता है। वाडेक उससे कुछ दिनों के लिए छुपने की जगह मांगता है। वाडेक का फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे एक घर के अंदर ले जाता है। वाडेक का फ्रेंड वाडेक को एक आदमी से मिलाता है और उससे कहता है कि ये आदमी तुम्हारा ख्याल रखेगा, और खुद वहाँ से चला जाता है। वो आदमी वाडेक के लिए उसी जगह पर खाना लेकर आता है। ये जगह उस कैंप के बहुत पास होती है जिसमें वाडेक पहले रहा करता था, इसलिए वाडेक यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। कुछ देर के बाद वो आदमी वाडेक को एक चिट देता है जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। वो वाडेक से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी यहाँ पर खतरा महसूस हो तो बिना कुछ सोचे समझे इस एड्रेस पर चले जाना। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और आज कई महीनों के बाद वाडेक चैन की नींद सोता है। 19 अप्रैल 1943 के दिन वाडेक के बाकी साथी जर्मन सेना से विद्रोह करते हैं। वो उन पर हमला करते हैं क्योंकि अब उनके पास बहुत सारे हथियार जमा हो चुके थे और ये जगह वाडेक के कमरे के बिल्कुल पास में थी। इससे वाडेक बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वाडेक के साथी इस जंग को नहीं जीत पाते, जिस वजह से उन सभी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगले दिन वाडेक के पास वही आदमी आता है जो उसका ख्याल रखता है। वो वाडेक से कहता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन वाडेक उससे कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब वाडेक इस जगह पर अकेले ही रहने लगता है। कुछ दिनों तक इस घर में अकेले रहने के बाद उसके पास मौजूद खाना खत्म हो जाता है। वो जब किचन में खाना ढूंढने जाता है तो वहाँ पर प्लेट्स नीचे गिर जाती हैं। वो टूटने की वजह से बहुत आवाज आती है
और इस आवाज को वहाँ आसपास रहने वाले लोग भी सुन लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उनके पास में ही एक यहूदी रह रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ पर जर्मन सिपाहियों को बुला पाते, वाडेक उस जगह को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाहर बहुत ठंड थी। तभी वाडेक को याद आता है कि उसके पास एड्रेस है। वो उस एड्रेस को पढ़कर बहुत मुश्किल से उस एड्रेस पर पहुंचता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो दरवाजे के अंदर से वही लड़की बाहर आती है जिससे वाडेक प्यार करता था, जिसका नाम डोरेट है। डोरेट की शादी अब हो चुकी है और ये घर डोरेट के हस्बैंड का है। डोरेट अब प्रेग्नेंट भी होती है। डोरेट का हस्बैंड वाडेक को बहुत अच्छे से जानता है। वो वाडेक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो वाडेक को एक और घर के अंदर ले आता है जहाँ पर कोई नहीं रहता। ये घर जर्मन मिलिट्री हॉस्पिटल के पास में होता है, इसलिए वाडेक यहाँ पर सेफ है। डोरेट का पति वाडेक के लिए खाना और सारा जरूरी सामान लेकर आता है और साथ ही वो अपने साथ एक और आदमी को लाता है। वो वाडेक को बताता है कि ये आदमी तुम्हारा ख्याल रखेगा, ये तुम्हारे लिए खाना लाएगा। उनके जाने के बाद वाडेक कई दिनों तक इसी घर में रहता है। उसके पास अब खाना खत्म हो जाता है और कई दिन बीत जाने के बाद वो आदमी वाडेक के लिए खाना लेकर आता है। अब तक वाडेक बहुत कमजोर हो चुका था। वो वाडेक को बताता है कि यहाँ पर खाना लाने में बहुत रिस्क है, इसलिए हमें बहुत एहतियात से यहाँ पर आना पड़ता है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और फिर से कई दिनों के लिए वाडेक इस घर में अकेले रहता है। कुछ दिनों के बाद इस घर में वाडेक से मिलने डोरेट और उसका पति आते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वाडेक बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था। उसमें अब चलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वो एक ही जगह पर लेटा हुआ था। दरअसल वाडेक को इस जगह पर बहुत ही कम खाना खाने की वजह से जॉन्डिस हो गया था। वाडेक का इलाज करने के लिए डोरेट का पति अपने एक दोस्त को यहाँ पर बुलाता है जो दरअसल बच्चों का डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो वाडेक का इलाज करता है। कुछ देर के बाद डोरेट, उसका पति और वो डॉक्टर इस जगह से वापस चले जाते हैं और वाडेक फिर से अकेला पड़ जाता है। कुछ टाइम के बाद यहूदी लोग जर्मन्स के इस मिलिट्री हॉस्पिटल पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में जर्मन्स के काफी सैनिक मारे जाते हैं। इस वजह से अब ये एरिया भी जर्मन्स की नजर में आ जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि इस एरिया में बहुत सारे जीविश लोग रहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर हर एक बिल्डिंग को जला देते हैं। बिल्डिंगें जलाने की वजह से इस वजह से वाडेक को फिर से एक बार ये घर छोड़कर भागना पड़ता है। बहुत संघर्ष करने के बाद वाडेक इस घर से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से बेघर हो चुका है। अब उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए वो जगह जगह पर भटकता है और घरों के अंदर वो खाना ढूंढता है और ये सब कुछ उसे जर्मन फौज से छुपकर करना पड़ता है। वाडेक एक ऐसे शहर में जाता है जहाँ के सारे घर जर्मन्स ने तबाह कर दिए थे। वो वहाँ पर हर घर की तलाशी लेता है और खाना ढूंढता है। फाइनली एक घर के अंदर उसे खाने का एक कैन मिल जाता है। वो उस कैन को खोलने की कोशिश करता है। कैन के खुलने की वजह से वहाँ पर आवाज आती है और तभी वहाँ पर एक जर्मन सैनिक आ जाता है। वो वाडेक को देख लेता है। वो वाडेक से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वाडेक कहता है कि मेरा नाम वाडेक स्पिलमैन है। वो जर्मन सैनिक वाडेक से उसकी इंफॉर्मेशन मांगता है। वाडेक उसे बताता है कि मैं एक पियानिस्ट हूँ, मैं पियानो बजाया करता था, लेकिन इस जंग की वजह से मैं बेघर हो चुका हूँ। उस जर्मन सैनिक को इस घर में एक पियानो दिखता है। वो वाडेक को उस पियानो के पास ले जाता है और उसे पियानो बजाने के लिए कहता है। वाडेक डरते हुए पियानो पर एक धुन बजाता है। ये धुन काफी जबरदस्त होती है। जर्मन सैनिक को ये धुन बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो जर्मन ऑफिसर वाडेक को इस घर के अंदर छुपने की अनुमति दे देता है। उस जर्मन ऑफिसर को वाडेक का पियानो बजाना इतना पसंद आता है कि वो वाडेक से मिलने रोज रोज आता है और हर रोज वो वाडेक के लिए खाना लेकर आता है और बदले में वाडेक उसे पियानो सुनाता है। अब कुछ और टाइम के लिए ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। एक दिन वो जर्मन ऑफिसर जब वाडेक से मिलने आता है तो वो वाडेक से कहता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। वो वाडेक के लिए खाना लाया था। वो वाडेक को खाने के साथ साथ अपना कोट भी देता है क्योंकि इन दिनों इस जगह पर बहुत सर्दी पड़ रही थी। वो वाडेक को बताता है
कि हमारे जाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब वाडेक इसी बिल्डिंग के अंदर कुछ दिन और गुजारता है और कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि इनके शहर वॉर्सो से जर्मनी का कब्जा खत्म हो चुका है। कई देशों की आर्मी ने मिलकर जर्मन फौज को जंग में हरा दिया था और अब फाइनली वाडेक उस घर से बाहर आकर बहुत समय बाद चैन की सांस लेता है। यहाँ सीन मिलिट्री के एक कैंप की तरफ मुड़ता है जहाँ पर बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स को बंदी बनाया गया था। उस कैंप के सामने से कुछ लोग गुजरते हैं। उनमें से एक आदमी म्यूजिशियन था। वो उन सोल्जर्स से कहता है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तुमने मुझसे मेरा म्यूजिक भी छीन लिया और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इन सैनिकों के बीच वो सैनिक भी होता है जिसने वाडेक की मदद की थी। वो इस आदमी के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम वाडेक स्पिलमैन को जानते हो? वो आदमी कहता है कि वाडेक स्पिलमैन को हर कोई जानता है। वो ऑफिसर कहता है कि उसे मेरे बारे में बताना कि मैं इस कैंप में हूँ। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और यहाँ कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ जाती है। वाडेक ने अब रेडियो में फिर से पियानो बजाना शुरू कर दिया था। एक दिन रेडियो स्टेशन में वही आदमी आता है। वो वाडेक को उस ऑफिसर के बारे में बताता है। वो वाडेक को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर कैंप में उसकी मुलाकात उस सैनिक से हुई थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई कैंप नहीं था। शायद अब हालात पूरी तरह से ठीक हो गए थे, इसीलिए उस कैंप को वहाँ से हटाया गया था। इतना सब कुछ होने के बाद वाडेक अब एक नजर अपने पास्ट पर डालता है कि जिंदा रहने के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। मूवी के एपिलॉग में हमें बताया जाता है कि इसके बाद भी वाडेक ने अपनी जिंदगी वॉर्सो में गुजारी और 6 जुलाई 2000 में 88 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। जिस ऑफिसर ने वाडेक की मदद की थी उसका नाम कैप्टन विल्म हॉजनफेल्ड था और 1952 में सोवियत के एक कैंप में उसकी मौत हो गई थी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है।